नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जो आपने देखा था, जो हमारे शेखर सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो अवकाश थे, चिकित्सा अवकाश हुआ, उपार्जित अवकाश हुआ, बाल्य अवकाश हुआ, पितृत्व अवकाश हुआ, मातृत्व अवकाश हुआ, इन पे कौन सी डॉक्यूमेंट्री लगी थी, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। तो जो आज हमारे पास नया सेशन है, इस सेशन में हमारे पास जो मेनली पॉइंट है, कुछ जीपीएफ से संबंधित है, नकदीकरण है, संक्रांत लाभ हुआ, चयन वेतनमान हुआ, प्रोन्नत वेतनमान हुआ, अस्थायीकरण, एनओसी और शैक्षिक अभिवृद्धि पे हम आज बात करेंगे और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री इन पे लगती है। तो एक बार फिर से शेखर सर का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और देन आप क्या करें, नकदीकरण और ये संक्रांत लाभ के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं सर। सबसे पहले आज स्वया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने चैनल में बुलाते हैं हमें, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आज हम चयन वेतनमान हो गया, प्रोन्नत वेतनमान हो गया, अस्थायीकरण हो गया, आपका जीपीएफ हो गया, नकदीकरण हो गया, विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकरण पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे नकदीकरण की, क्योंकि जो आशीष भाई यहाँ पे सबसे हमारे पास जो मेन मुद्दा है नकदीकरण का, क्योंकि जितने भी कार्मिक रिटायरमेंट होते हैं तो उनका जो मेन प्रकरण होता है वो होता है नकदीकरण का। जितने भी उनकी ईएल होती हैं उन ईएलों का उनका पैसा मिलता है लास्ट में, तो वो काफी महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो ईएल के संबंध में अगर मैं बात करूँ, जिसको हम नकदीकरण बोलते हैं, तो नकदीकरण पे जो नए बंदे लाते हैं तो काफी मिस्टेक होती है और फिर हमें काफी आपत्ति लगा के वापस भेजनी पड़ता है, तो उन लोगों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी दिक्कत ना हो, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जरूर इस प्रकार की गलतियां ना हो। सबसे पहले आप नकदीकरण में जो लगता है उसका आवेदन पत्र होगा, आवेदन पत्र जो नकदीकरण का जो मतलब निर्धारित आवेदन पत्र है वो होगा। दूसरा अदेय प्रमाण पत्र। तो सर जो इसमें अदेय प्रमाण पत्र लग रहा है, जितने भी है, अवैतनिक हुआ, उपार्जित अवकाश, जो भी चीजें हैं, तो जैसे अदेय प्रमाण पत्र हुआ तो इसमें हमें जो हमारे नवयुक्त कर्मचारी हैं तो कौन सी भाषा का इनको प्रयोग करना चाहिए, तो आप थोड़ा उसके डिस्क्राइब करें उसके बारे में। अदेय प्रमाण पत्र में जैसे कि लिखा जाएगा, जो अदेय प्रमाण पत्र देते हैं, जो स्कूल का जो संस्थाध्यक्ष होगा वो लिखेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि जो कार्मिक है उसका नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे कि इन पे किसी भी प्रकार का विद्यालय में चल और अचल संपत्ति शेष नहीं है, कोई देय नहीं है। तो यानी कि अदेय का मतलब जिसको दिया न जा सके, क्या मतलब कोई किसी प्रकार का इस पे देय नहीं है। विद्यालय की जो सामग्री है, विद्यालय में जिस चल अचल संपत्ति है, किसी प्रकार का देय नहीं, वो लिखेंगे। प्रमाण किया जाता है कि इस कार्मिक पे विद्यालय में किसी प्रकार का सामान्य करे या कुछ किसी भी प्रकार का वो देय नहीं है, संपत्ति देय नहीं है। इस प्रकार का अदेय प्रमाण पत्र बनेगा। दूसरा इस पे अवैतनिक और विशेष असाधारण अवकाश या सेवा व्यवधान प्रमाण पत्र होता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसपे कि लिखा जाएगा कि अवैतनिक नहीं रहा और इसमें सेवा में कोई व्यवधान नहीं किया। तो एक प्रमाण पत्र इस प्रकार का बनेगा। तो ये किस प्रकार से बनेगा, एक ही प्रमाण पत्र बनेंगे, अवैतनिक विशेष असाधारण अवकाश और सेवा व्यवधान संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये भी इसमें सिंपल भाषा लिखी जाएगी कि अवैतनिक नहीं रहा है और न ही सेवा में इस कर्मचारी का कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो सर इनके अलग अलग से तीनों कागज अलग से बनेंगे कि एक ही मतलब उसका जो हेडिंग रहेगी अवैतनिक ऑब्लिक विशेष असाधारण अवकाश ऑब्लिक सेवा व्यवधान संबंधी प्रमाण पत्र। चौथा इसमें लगता है कि उपार्जित अवकाश का विवरण, जिसको क्या हम 11C बोलते हैं। तो ये 11C आप समझो कि एक तो वो मूल रूप में लाएंगे, जो उनकी सर्विस बुक पे जो यहाँ पे उनका अवकाश लेकर है, मतलब उपार्जित अवकाश का, तो वो एक तो मूल में होगा। दूसरा जो एक कंप्यूटराइज होगा, मीन कंप्यूटराइज बनेगा, जो 11C बनेगी वो कंप्यूटराइज, सेम वही वाली जो आपकी सर्विस बुक में है वही कंप्यूटराइज बनेगी उसकी मेन। तो वहां से क्या होगा कि जितने भी दिन है वो दिन सब उसमें कंप्यूटराइज में आ जाएंगे। और इसमें मेन है कि जैसे मतलब एक दिन तो वो जुड़ जाएंगे, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, परंतु जहां पे वो 15 दिन से अधिक है या उससे भी ज्यादा दिन है तो उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी लगना जरूरी है कि भाई इस 15 दिन क्यों मिले, किस प्रकार की ईएल मिली इनको, हो सके निर्वाचन के टाइम की मिली हो, मतलब किस प्रकार की होगी, जब छुट्टियां हो, छुट्टियों के दौरान वो कार्य करेंगे तो उस दौरान में मतलब जो कार्य करता है तो उस समय उसको ईएल मिलेंगी। ठीक हो गया। तो वो भी मूल में चाहिए। और वो किस प्रकार होगा कि उच्च अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए उसको, जो मतलब वो लाएंगे ना प्रमाण पत्र, तो उच्च अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना जरूरी है। और तीसरा
जो आपकी सर्विस बुक है तो उसकी 11C मूल में चाहिए। अच्छा, वो मूल में चाहिए। एक तो मूल हो गया, दूसरा उसकी कॉपी जो हम कंप्यूटराइज बनाते हैं। अच्छा, दोनों बिल्कुल होने चाहिए। तीसरा जो है प्रमाण पत्र एक ऐसा बनेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि सेवा काल में इनके द्वारा जो अवकाश लिए गए हैं उनकी कुल दिनों की संख्या, कि उसने कुल सेवा काल में कितने अवकाश अर्जित किए हैं और कितने इनके दिन शेष हैं। हो सकता है कि उसने बीच में उनको उपभोग भी किया होगा, ठीक है। तो अर्जित अवकाशों की संख्या, उपभोग किए गए अवकाशों की संख्या और शेष अवकाशों की संख्या, एक प्रमाण पत्र इसका बनेगा, वो संस्था अध्यक्ष देगा। फिर सेवा पुस्तिका का जो प्रथम पृष्ठ है, जो हमारी सर्विस बुक है उसका प्रथम पृष्ठ इस पे लगता है। तीसरा इस पे जो लगता है प्रथम नियुक्ति का कार्यभार ग्रहणादेश। एक तो नियुक्ति आदेश तो लगेगा कि इस अकादमी की नियुक्ति 3 तारीख इस समय हुई थी, तो नियुक्ति आदेश में इसमें विभिन्न प्रकार के और भी कर्मचारियों की लिस्ट रहती है, तो वह अपने नाम पे टिक लगा के आ जाएगा और एक प्रथम जो कार्यभार ग्रहणादेश है वो लग जाएगा। फिर है सेवा काल में अवैतनिक न होने का प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र जरूरी होता है कि वो अवैतनिक ना रहा हो, एक संबंधी वो प्रमाण पत्र भी लिखा जाएगा। इसी तरह लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि उस कर्मचारी तारीख को कभी भी मतलब अवैतनिक ना रहा है। फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई न चलने का प्रमाण पत्र, किस पे किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है। फिर प्रतिकूल प्रविष्टि हो गया। फिर अब इसमें मेन है कि एलपीसी इसमें होनी चाहिए। अब मान के चलो काफी कंडीशनें कैसी होती हैं कि कर्मचारी बाद में रिटायरमेंट हो जाता है और वो पहले ही अपना मान के चलो उसने 2-3 महीने पहले बाद में रिटायरमेंट होना है, तो वो चाहता है कि यार मैं रिटायरमेंट से पहले मेरा प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार हो सके। तो उस स्थिति में क्या करेगा, वहां पे तब जो उसकी लास्ट की जो मतलब तनख्वाह निकली होगी तो उसकी पे स्लिप लगेगी उस समय, तो वहां प्रिंसिपल लिख देगा कि भाई उसको पत्र हस्ताक्षर प्रिंसिपल कर देगा कि इसमें ये होना है। अच्छा, तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें एलपीसी और पे स्लिप दोनों लगने हैं कि मतलब कि खाली एलपीसी हो गया या तो एलपीसी लगेगी या तो पे स्लिप लगेगी? यदि वो मतलब कर्मचारी पूर्ण रूप से सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, तब तो एलपीसी लगेगी। किंतु मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर 3 महीने उसको रिटायरमेंट के लिए बाकी है और वो चाहता है कि रिटायरमेंट से पहले मैं अपना प्रकरण पूर्ण तैयार कर दूं, तो इसी स्थिति में उसकी जो क्या बोलते हैं उसको पे स्लिप लगेगी। तो इतने ही प्रकरण है जो अभी आपने बात बताई, इतने कागजात अनिवार्य से। और तब जो बंदा स्कूल यहाँ पे लाते, जो कार्मिक उसको लाता है, तो कोई दिक्कत उसको होने वाली नहीं है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट जो संक्रांत लाभ हुआ हमारे पास, तो थोड़ा सा इस पे भी दर्शकों को बताइए कि इसमें कौन कौन से जो आवश्यक कागजात है, पत्रावली है, तो कैसे कैसे आपके खंड स्तर पर आते हैं आपके पास और आप कैसे इनका निवारण करते हैं, तो थोड़ा बताइए सर। हाँ, सतरान लाभ की अगर मैं बात करूं तो सतरान लाभ में मैंने तैयार किया हुआ है कि हम क्या क्या चीजें मांगते हैं सतरान लाभ है। तो सतरान लाभ आपको तो पता ही होगा कि भाई मान के चलो कि कर्मचारी को मिलता ही है, जितना उसका सत्र विस्तार दिया जाना है वो मिलता है। तो ये मास्टर टीचर और प्रधानाचार्य समर को मिलता है, ये हमारे लिपिक समर को इस कोई नहीं मिलता है। टीचर हो गया और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को ये मिलता है। तो इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले आपका आवेदन पत्र होगा, जो सत्रांत लाभ का जो निर्धारित आवेदन पत्र है वो लगता है। और इसके बाद उसका एक स्वस्थता प्रमाण पत्र, भाई सर जो इसको दे रहा है, सत्रांत लाभ दे रहा है, तो वो चाहता है कि ये स्वस्थ है कि नहीं है। हो सकता है कि वो अस्वस्थ है और उसको सत्रांत लाभ दिया जाएगा तो समय उसको दे नहीं होगा। अगर वो अस्वस्थ है तो वहां पे इस स्थिति में उसको सत्रांत लाभ नहीं दिया जाएगा, किंतु वो स्वस्थ है तो उसको सत्रांत लाभ दिया जाएगा। फिर उसमें लगता है 10 वर्षों का परीक्षा फल। अच्छा, 10 साल का परीक्षा फल लगना है कि यार इसकी 10 साल में इसने किस प्रकार से पढ़ाया है बच्चों को। यदि उसका परीक्षा फल न्यून है तो उस स्थिति में भी उसको सत्रांत लाभ नहीं दिया जाता है। अच्छा। हाँ, परीक्षा फल उसका ठीक है तो वहां पे दिया जाएगा। फिर लगता है समय सारणी, कक्षावार और अध्यापकवार। समय सारणी जो आपका मतलब टाइम टेबल होता है वो लगता है समयवार, कक्षावार लगेगा और अध्यापक वाले। तो ये भी मतलब 10 साल का लगेगा कि क्या है इसमें मतलब? ये उस समय का लगेगा कि जिस समय मतलब वो सत्रांत लाभ ले रहा है उस स्थिति में लगेगा, वो उसी टाइम का लगेगा। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि यदि भाई वहां पे टीचर कार्यरत है और वो वहां पे सत्रांत लाभ ले रहा है तो उस स्थिति में भी सत्रांत लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो ये मांगा जाता है कि समय सारणी नहीं तो क्यों मांगी जाती, इसीलिए मांगी जाती है कि वहां पे कोई दूसरा वैकल्पिक पद तो नहीं है। अगर वहां पे दूसरा बंदा पढ़ाने के लिए है तैयार तो इसको नहीं मिले, इस समय भी अध्यापकों को नहीं मिल पाएगा सत्रांत लाभ। तो इसलिए समय सारणी पृथक पृथक मांगी जाती है। फिर स्टाफ स्टेटमेंट मांगा जाता है।
स्टाफ स्टेटमेंट पे कि कुल पद कितने हैं वहाँ पे, स्वीकृति कितने, कार्यरत कितने, रिक्त कितने हैं, तो वहाँ उस आधार पे उसको रिक्ति के आधार पे ही मिलेगा। मान के चलो वहाँ पे स्वीकृत पूरे हैं तो उस आधार पे भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अच्छा, परंतु वहाँ पे रिक्त पद है तो फिर दिया जा सकता है। फिर वहाँ पे प्रतिकूल परिस्थिति वाला, उस मान्य न्यायालय वाला, अनुशासित कारण चलने का प्रमाण पत्र, जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं वो लगेगा। और मेन इस पे चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ आवश्यक है। आवश्यक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। जी जी। फिर इसमें एक संतोषजनक प्रमाण पत्र देता है खंड शिक्षा अधिकारी कि भाई ये जो अध्यापक है इसका व्यवहार संतोषजनक है, और तो ये खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से जाता है, ये प्रिंसिपल नहीं देगा, ये देगा आपका खंड शिक्षा अधिकारी। फिर एक जन्म प्रमाण पत्र लगता है। तो जन्म प्रमाण पत्र, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, जैसे कोई पुराने कार्मिक होते हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसमें सेवा पुस्तिका का जो प्रथम पृष्ठ है, सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ जिसमें उसका पूरा विवरण लिखा रहता है, नाम, पता और नियुक्ति तिथि आदेश सब चीज लिखा रहता है उसमें, वो हो गया। फिर इसमें प्रथम नियुक्ति का आदेश पत्र लगता है। अच्छा, जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा, प्रथम नियुक्ति का आदेश पत्र। और फिर एक औचित्य प्रमाण पत्र, वो औचित्य प्रमाण पत्र भी आपको बीओ देंगे, जो खंड शिक्षा अधिकारी जी होंगे वो देंगे इसको औचित्य प्रमाण पत्र। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पे होती है कि मान के चलो प्रिंसिपल चाहता है कि भाई इस बंदे को देना है 17 लाख, किंतु यदि जब तक खंड शिक्षा अधिकारी औचित्य न दे, औचित्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे तो तब तक 17 लाख नहीं दिया जाता। अच्छा। बहुत सारे प्रकरण ऐसे भी देखे हमने ना, कि ऐसा क्या होता है कि स्वस्थ प्रमाण पत्र ला लेते हैं, अध्यापक क्या करते हैं कि ला लेते हैं, किंतु वो देखना भी जरूरी है कि इस टीचर ने, अध्यापिका या अध्यापक ने अपने संपूर्ण सेवा काल में जो मेडिकल मिलता है उनको कितने दिन उपभोग किया है। यदि उसने 365 के 65 दिन उपभोग कर लिया और बाद में 17 लाख प्रस्तुत करते तो वो भी थोड़ा सोचने की विषय बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये होगा कि अब ये स्वस्थ हो गया, जब ये सेवा काल में था तब तो 365 के 65 दिन खा लिए और अब ये स्वस्थ हो गया, तो ये थोड़ा सोचने का विषय बन जाता है। और तब जो वहाँ पे संस्था अध्यक्ष है उस पर निर्णय छू जाता है कि वो आगे उसको अग्रसारित करना है कि नहीं करना है, तो वो लगना भी जरूरी है इस पे। जो उसने जो मेडिकल का लीव, मेडिकल का जो अवकाश लेकर है, मेडिकल का अवकाश लेकर लगेगा। अच्छा, तो ये चीजें हैं। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज जो ये आशीष एजुकेशन चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और जो नेक्स्ट श्रृंखला है, अभी जो ये समय की थोड़ा कमी की वजह से हम इसको यहीं पे पॉज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम जो चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान हुआ, अस्थायीकरण हुआ, एनओसी और शैक्षिक अभिवृद्धि पे एक बार बात करेंगे। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।